नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिटेक्टिव स्टोरीज में। हम आज जो कहानी सुनेंगे उसका नाम है द एडवेंचर ऑफ स्पेकल्ड बैंड। तो चलिए शुरू करते हैं। लंदन की ठंडी और धुंध भरी सुबह थी। 221 बी बेकर स्ट्रीट के हमारे कमरे में हल्की आग जल रही थी, जिसका गर्म उजाला दीवारों पर टिमटिमा रहा था। मैं, डॉक्टर वॉटसन, अपनी कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था, जबकि शर्लक होम्स हमेशा की तरह खिड़की के पास खड़ा बाहर सड़क को ध्यान से देख रहा था। होम्स का दिमाग सुबह सुबह सबसे तेज चलता था। वो लोगों की चाल, कपड़े, हाव-भाव देखकर उनके बारे में आधी बातें पहले ही जान लेता था। तभी सीढ़ियों पर कदमों की तेज आवाज सुनाई दी। टक, टक, टक। कदम घबराए हुए लग रहे थे। किसी औरत के जूते की हल्की खटखटाहट। होम्स ने बिना पीछे देखे कहा, वॉटसन, हमारी मेहमान बहुत घबराई हुई है। कदम तेज है, लेकिन असमान। लगता है जल्दी में आई है और रात भर सोई नहीं है। मैंने अखबार नीचे रखकर कहा, तुम फिर से किसी को आए बिना ही पढ़ने लगे? होम्स हल्का सा मुस्कुराया, पर उसकी नजरें दरवाजे पर ही थी। अगले ही पल दरवाजा खुला और एक दुबली पतली युवती अंदर आई। उसका चेहरा पीला था, आंखों के नीचे काले घेरे, हाथ कांप रहे थे और उसने काली शॉल कसकर ओढ़ रखी थी। मिस्टर होम्स, उसने धीमी लेकिन कांपती आवाज में पूछा। कृपया अंदर आइए, होम्स ने नरम स्वर में कहा। ये मेरे मित्र डॉक्टर वॉटसन हैं। आप बिल्कुल डरे नहीं, हम आपकी मदद के लिए यहां हैं। वो धीरे से कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन उसकी पीठ सीधी थी, जैसे कोई डर भीतर से उसे पकड़े बैठा हो। कुछ सेकंड तक वो बोल नहीं पाई, फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मिस्टर होम्स, उसने कहा, अगर आपने मेरी मदद जल्दी नहीं की तो मैं भी मर जाऊंगी। ये सुनते ही कमरे का माहौल गंभीर हो गया। मैं आगे झुककर बोला, कृपया सब कुछ बताइए। उसने अपना नाम बताया। मेरा नाम हेलन स्टोनर है। मैं अपनी सौतेली बहन जूलिया के साथ अपने सौतेले पिता डॉक्टर रॉयलट के साथ रहती थी। होम्स ने तुरंत पूछा, क्या आपकी बहन की मृत्यु अचानक हुई थी? हेलन ने सिर हिलाया। उसकी आवाज टूट चुकी थी। हाँ, उसकी शादी होने वाली थी, पर शादी से ठीक पहले वाली रात वो अपनी कमरे में किसी चीज से डरी और चीखते हुए मर गई। मैंने पूछा, क्या उसके शरीर पर कोई निशान मिला? नहीं, हेलन चिल्लाई। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की पर लोहे की सलाखें थी और उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं। हम दोनों चौंक गए। बंद कमरा, कोई निशान नहीं, कोई हथियार नहीं। यह रहस्य और गहरा हो गया। हेलन ने कांपते हुए आगे कहा। मरने से पहले उसने सिर्फ एक बात कही थी, स्पेकल्ड बैंड। बस यही, स्पेकल्ड बैंड। मैंने दोहराया। हेलन ने आंसू पोंछे और बोली, उसे रात में सीटी जैसी आवाज सुनाई देती थी, और एक अजीब धातु की आवाज, जैसे धातु से कुछ रगड़ा जा रहा हो। होम्स ने तुरंत नोट किया। आपके सौतेले पिता क्या करते हैं? वो पहले भारत में डॉक्टर थे। वहां उन्होंने कई अजीब जानवर पाले थे, सांप, बंदर और न जाने क्या क्या। होम्स की आंखों में चमक आ गई। क्या वो हिंसक स्वभाव के हैं? बहुत ज्यादा। वो गुस्से में किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं। पड़ोस के लोग उनसे डरते हैं। उन्होंने एक नौकर को भी मार दिया था। मैंने हेलन की ओर देखा। उसका डर बिल्कुल सच लग रहा था। होम्स ने पूछा, अब आपको क्यों लगता है कि आपकी जान को खतरा है? हेलन ने कांपती आवाज में कहा, मेरी शादी भी तय हो गई है और पिछले हफ्ते मेरे कमरे की दीवार में अचानक मरम्मत शुरू कर दी गई। मुझे मजबूर करके उसी कमरे में सुलाया जा रहा है जिसमें मेरी बहन मरी थी। होम्स ने तुरंत कहा, क्या आज रात आप उस कमरे में सोएंगी? हां, हेलन की आवाज टूट गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। होम्स ने बिना समय गवाए कहा, वॉटसन, हमें आज ही हेलन के घर जाना होगा। मैंने सिर हिलाया। मामला बेहद गंभीर था। हेलन ने राहत की सांस ली।
धन्यवाद मिस्टर होम्स। अगर आप न होते तो मैं आज रात शायद जिंदा न रह पाती। होम्स ने शांत स्वर में कहा, डरिए मत, जब तक मैं हूं आपको कुछ नहीं होगा। दोपहर तक हम तीनों ट्रेन से स्टोक मोरैन नाम के गांव की ओर जा रहे थे, जहां उनका पुराना हवेली जैसा घर था। घर दूर से ही उदास और डरावना लग रहा था। टूटी दीवारें, जंग लगी लोहे की खिड़कियां, सूखे पेड़ और वीरान रास्ता। अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू और सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे घर में हवा भी डरती हुई चल रही हो। हम सीधा हेलन के कमरे की ओर गए। कमरे की बनावट देखकर मैं चौंक गया। बिस्तर की जगह दीवार से कील लगाकर स्थिर कर दी गई थी, मतलब बिस्तर हिल नहीं सकता था। होम्स ने तुरंत छत और दीवारों को ध्यान से देखा। एक जगह उसने अपनी उंगली से धूल हटाई और बोला, वॉटसन, ये क्या है? वहां एक छोटा सा वेंटिलेशन होल था, दीवार में छोटा छेद जो सीधे सौतेले पिता के कमरे से जुड़ा था। मैं हैरान रह गया। हवा तो इस तरफ से आती ही नहीं होगी, तो ये छेद क्यों? होम्स ने धीमी आवाज में कहा, यही तो सवाल है। फिर उसने दीवार से बंधी एक अजीब रस्सी जैसी चीज देखी, जो असल में घंटी की डोरी लग रही थी, पर घंटी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। होम्स ने डोरी खींची, पर कोई आवाज नहीं आई। ये डोरी सजावट नहीं है, होम्स फुसफुसाया। इसका कोई और मकसद है। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। होम्स ने मेरी ओर देखा और कहा, वॉटसन, आज रात हम इसी कमरे में पहरा देंगे। कुछ बहुत खतरनाक यहां होने वाला है। शाम होते होते हवेली का माहौल और भी भारी हो गया था। सूरज ढलते ही चारों तरफ काली धुंध फैलने लगी। सूखे पेड़ों की शाखें हवा में हिलकर ऐसी आवाजें कर रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हेलन ने हमें धीरे से कहा, आज रात मेरा सौतेला पिता घर में है। वो बहुत गुस्से में है। उसने मुझे यहां देखकर शक कर लिया है। होम्स ने शांत स्वर में कहा, आप चिंता मत कीजिए। आप आज रात अपने पुराने कमरे में सोएंगी और हम आपके कमरे में पहरा देंगे। हेलन ने डर से सिर हिलाया और बोली, कृपया सावधान रहिएगा। मेरी बहन की मौत के बाद से हर रात उस कमरे से अजीब आवाजें आती हैं। वो कमरे से चली गई और हम दोनों अकेले रह गए। होम्स हर चीज को बारीकी से देख रहा था। उसने बिस्तर के पैरों को छूकर देखा, फिर सिरहाने की ओर झुका। देखो वॉटसन, उसने कहा, बिस्तर दीवार से इतना मजबूती से क्यों बांधा गया है कि इसे हिलाया भी नहीं जा सकता? मैंने कहा, शायद सजावट के लिए। होम्स मुस्कुराया, नहीं, इससे कोई कोना सुरक्षित नहीं रहता। अगर कोई चीज दीवार से आई तो सीधे बिस्तर पर गिरेगी। मेरी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। फिर उसने टेबल पर पड़े एक छड़ीनुमा लोहे के टुकड़े को उठाया। ये क्या है? मैंने कहा, शायद किसी खिड़की का हिस्सा। होम्स ने सिर हिलाया, नहीं, ये एक छोटे से जानवर को उठाने या उसकी दिशा बदलने के काम आता है। उसकी आंखें चमक उठीं। वॉटसन, तुम समझ रहे हो? मैंने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम शाम की बात कर रहे हो? होम्स कुछ बोला नहीं, बस हल्की सी मुस्कान दी, जो हमेशा इस बात का संकेत होती थी कि उसका दिमाग किसी निष्कर्ष तक पहुंच चुका है। रात बढ़ती गई। होम्स ने कमरे की लाइट बंद कर दी और कहा, अब से कोई आवाज नहीं, न बोलना, न हिलना। अगर तुमने एक छोटा सा भी शोर किया तो हम खत्म हो सकते हैं। हम अंधेरे में बैठे थे। सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी कमरे में पड़ रही थी। हवा भारी हो गई थी। हर सेकंड डर बढ़ रहा था। फिर दूर कहीं धातु जैसी आवाज गूंजी, खर खर। मैंने होम्स की तरफ देखा। वो बिल्कुल स्थिर बैठा था। उसकी सांस भी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद एक हल्की सी सीटी की आवाज आई। फू फू। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने धीरे से कान खड़े किए। आवाज दीवार की तरफ से आ रही थी, उसी वेंटिलेशन होल से। फिर अचानक घंटी की डोरी हल्की सी हिली। टक मैं लगभग उछल पड़ा,
पर होम्स ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी उंगलियों को दबाकर संकेत दिया, शांत। हम दोनों अंधेरे में निगाहें जमाए बैठे थे। कुछ ही पलों बाद मैंने देखा, डोरी के ऊपर से एक छोटी पतली छाया नीचे उतर रही थी। पहले तो लगा ये रस्सी का हिस्सा है, पर फिर वो हिलने लगी। मेरे मुंह से आवाज निकलने वाली थी कि होम्स ने तुरंत अपनी छड़ी उठाई और जोर से हमला किया। धड़ाम। फिर उसने तेज आवाज में फुसफुसाया, वॉटसन, लाइट। मैंने तुरंत माचिस जलाई और लैंप जलाया। रोशनी पड़ते ही मेरी आंखें फैल गई। घंटी की डोरी पर एक भयावह, मोटा, चित्तीदार सांप लटक रहा था। उसके शरीर पर धब्बे थे, काले और पीले। वही स्पेकल बैंड। सांप फुफकार रहा था, गुस्से में सिर उठाए हुए। होम्स ने अपनी छड़ी से उसे तेजी से मारा और वो वेंटिलेशन होल की तरफ भाग गया। फिर अचानक होम्स चिल्लाया, पीछे हटो। हमने खुद को दीवार से लगा लिया। दीवार के उस पार से एक भयानक चीख सुनाई दी। आ! चीख इतनी तेज और दर्दनाक थी कि मेरे हाथ कांपने लगे। फिर कुछ भारी गिरने की आवाज आई और फिर सन्नाटा। मैंने धड़कते दिल से पूछा, क्या हुआ? होम्स ने गहरी सांस ली और कहा, वॉटसन, मैंने सांप को उसके मालिक के पास वापस भेज दिया है। मेरी आंखें फैल गई। तुम कहना चाहते हो कि? होम्स ने सिर हिलाया। हां, यही वही हथियार है जिससे जूलिया मरी थी और आज हेलन को भी मारने वाला था। हमने कमरे से बाहर निकलकर धीरे धीरे डॉक्टर रॉयलट के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे के सामने पहुंचकर होम्स ने धीरे से उसे खोला। अंदर का दृश्य देखकर मैं जम गया। डॉक्टर रॉयलट कुर्सी पर गिरे पड़े थे। उनकी गर्दन पर सांप लिपटा हुआ था और उनका चेहरा नीला पड़ चुका था। मैं सन्न होकर बोला, वो मर चुका है। होम्स ने गंभीर आवाज में कहा, सांप ने काट लिया है। जिस जहर का ये इस्तेमाल करता था वही आज उस पर पलट गया। हम वापस हेलन के कमरे में पहुंचे। होम्स ने समझाना शुरू किया। डॉक्टर रॉयलट अपनी सौतेली बेटियों की शादी होने नहीं देना चाहता था, क्योंकि शादी के बाद उनके पैसे उसे नहीं मिलते। इसलिए उसने भारत से लाया हुआ ये जहरीला सांप प्रशिक्षित किया। हर रात वो इसे वेंटिलेशन छेद से आपके कमरे में भेजता था और घंटी की डोरी से नीचे आने का रास्ता देता था। फिर वो सीटी बजाकर उसे वापस बुलाता था। मेरी रूह कांप गई। और जूलिया की मौत? वही तरीका। तभी उसने स्पेकल बैंड कहा था। वो किसी गिरोह की बात नहीं कर रही थी, बल्कि इस सांप के धब्बों की। मैंने पूछा, लेकिन आज सांप ने उसे क्यों काट लिया? होम्स ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैंने छड़ी से उसे चोट पहुंचाई और वो गुस्से में वापस गया। उसने सोचा कि उसका मालिक ही उसे तंग कर रहा है। उसी समय दरवाजा खुला और हेलन अंदर आई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। क्या क्या हुआ? होम्स ने कहा, आप सुरक्षित हैं, मिस टोनर। खतरा खत्म हो गया। हेलन की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बहन का बदला मिल गया और मैं बच गई। उसने कांपते हाथों से होम्स का हाथ पकड़ा। मैं जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी। होम्स ने विनम्रता से सिर झुकाया। मेरी सफलता का असली कारण आपकी हिम्मत है। अगर आपने समय पर मदद नहीं मांगी होती तो आज परिणाम कुछ और होता। हम वहां से निकलकर स्टेशन की ओर लौट गए। हवा अब पहले जैसी भारी नहीं लग रही थी, जैसे घर से निकले ही अंधकार पीछे छूट गया हो। जब ट्रेन चलने लगी, मैंने होम्स से पूछा, क्या तुम्हें डॉक्टर रॉयलट की मौत पर पछतावा है? होम्स ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, वॉटसन, उसने खुद अपना जाल बुना था। कभी कभी बुराई अपने ही हथियार से नष्ट हो जाती है। ट्रेन धुंध में गायब होती चली गई और एक और रहस्य सुलझ गया। ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी, पर मेरे मन में अब भी उस रात की चीख गूंज रही थी। आ! ऐसी चीख किसी इंसान के गले से तब निकलती है जब मौत सामने खड़ी हो
और बचने का कोई रास्ता न हो। मैंने गहरी सांस ली और कहा, होम्स, ये मामला अब खत्म हो गया। होम्स ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में वो संतोष नहीं था जो आमतौर पर होता था। वॉटसन, उसने धीरे से कहा, कभी कभी सच मिलने के बाद भी मन हल्का नहीं होता। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्यों? क्योंकि इस बार मौत सीधे हमारे कारण हुई है। मैंने उस सांप को वापस धकेला। अगर मैं एक पल देर करता तो हेलन मर जाती, लेकिन अब उसका सौतेला पिता मर चुका है। मैंने कहा, पर वो खूनी था। उसने 2 लड़कियों को मारने की कोशिश की। होम्स ने धीमे स्वर में कहा, हां, पर मेरे मन में एक सवाल अब भी है। मैंने उत्सुकता से पूछा, कौन सा? होम्स ने मेरी तरफ देखा। वो आदमी इतना चालाक था। उसने सब कुछ इतनी सावधानी से किया। कोई निशान नहीं, कोई सबूत नहीं। फिर उसने इतना जोखिम भरा तरीका क्यों चुना? सांप जैसे अनिश्चित हथियार पर निर्भर क्यों रहा? मैं चौंक गया। सच में, यह तरीका उसके लिए भी खतरनाक था। होम्स ने आंखें बंद की, जैसे अपने दिमाग में सभी घटनाओं को जोड़ रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। ट्रेन जैसे ही अगले स्टेशन पर रुकी, हमें प्लेटफॉर्म पर पुलिस दिखाई दी। 2 कांस्टेबल और बीच में इंस्पेक्टर ग्रेगसन खड़े थे। उन्होंने हमें देखते ही आवाज लगाई, शर्लक होम्स। रुकिए, मैंने सोचा, अब फिर कोई उलझन शुरू होने वाली है। ग्रेगसन ने पास आकर कहा, हमें खबर मिली है कि स्टोक मोरैन में एक मौत हुई है और आप वहां मौजूद थे। होम्स ने शांत स्वर में कहा, हां, डॉक्टर रॉयलेट की मौत हुई है, सांप के काटने से। ग्रेगसन ने शक की निगाह से पूछा, सांप? रात में? और ठीक उसी समय जब आप वहां थे? उसकी आवाज में आरोप का हल्का सा स्वर था। मैंने चिढ़कर कहा, क्या आप कहना चाहते हैं कि हमने उसे मारा? ग्रेगसन बोला, मैं बस ये कह रहा हूं कि यह मामला साफ नहीं है। हम उसकी लाश देखने जा रहे हैं। आपको भी आना होगा। होम्स ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूं, आपको जो दिखाई देगा वो सामान्य नहीं होगा। हम फिर उसी हवेली में लौट आए। धुंध और अंधेरा पहले से भी ज्यादा घना था, जैसे घर हमसे नाराज हो कि हम उसके रहस्यों को खोलने वापस आए हैं। अंदर जाते ही हवा ठंडी और भारी लगने लगी। हम सीधे डॉक्टर रॉयलेट के कमरे में गए। लाश अब भी वैसी ही पड़ी थी, कुर्सी पर झुकी हुई, सांप उसके गले के पास कुंडली मारे हुए। ग्रेगसन उस दृश्य को देखकर पीछे हट गया। भगवान, ऐसा जहर? होम्स ने कहा, यह भारत का दलदली क्षेत्र में पाया जाने वाला जहरीला सांप है। इसका डंक कुछ मिनटों में मौत दे देता है। ग्रेगसन ने कांपते स्वर में पूछा, उसने सांप पाला क्यों? होम्स ने शांत स्वर में कहा, हत्या करने के लिए। कमरे की जांच करते हुए होम्स अचानक रुका। उसने बिस्तर के नीचे से एक पुराना डिब्बा निकाला। मैंने पूछा, यह क्या है? होम्स ने उसे खोला। उसमें छोटे छोटे कागज, नोट्स और एक पुरानी चिट्ठी थी। होम्स ने चिट्ठी पढ़ी और उसकी आंखों में गहरी गंभीरता उतर आई। वॉटसन, उसने धीमी आवाज में कहा, यह मामला सिर्फ पैसों का नहीं था। मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? होम्स ने चिट्ठी मुझे दी। उसमें लिखा था, अगर लड़कियां सच जान गई तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हें किसी भी हालत में चुप रखना होगा। मेरी सांस रुक गई। कौन सा सच? होम्स ने धीरे से कहा, यह आदमी अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार भी था। उसने उसकी हत्या की थी और लड़कियों ने शायद इसका कोई सबूत पा लिया था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो वो उन्हें इसलिए मारना चाहता था ताकि वे ये बात किसी को न बता दे। होम्स ने सिर हिलाया। कमरे से निकलते हुए होम्स अचानक रुका और बोला, वॉटसन, क्या तुमने ध्यान दिया? किस पर? उस सांप को कमरे में आने के लिए घंटी की रस्सी का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन असल बात यह है, वो दीवार की ओर इशारा करके बोला, वेंटिलेशन छेद सीधा डॉक्टर रॉयलेट के बिस्तर के ऊपर खुलता है। वो कई रातों तक इस सांप के साथ
उसी कमरे में सोता था। मैं दंग रह गया। ये तो आत्मघाती है, होम्स ने गंभीर स्वर में कहा। कभी कभी अपराधी अपने खतरनाक हथियारों पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि उन्हें लगता है वे अजेय हैं। लेकिन प्रकृति हमेशा अपनी राह चुनती है। जब हम बाहर निकल रहे थे, तभी हवेली के दरवाजे के पास एक बूढ़ी नौकरानी रोती हुई खड़ी मिली। उसने हमारे हाथ पकड़ लिए और कहा, आपको पता नहीं, यहां अभी भी खतरा है। होम्स तुरंत सतर्क हो गया। क्या मतलब? बूढ़ी औरत हाफते हुए बोली। डॉक्टर के पास सिर्फ एक ही सांप नहीं था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? वो रोते हुए बोली। उसके कमरे के नीचे तहखाना है। वहां और भी जानवर हैं, और उनमें से एक आज सुबह से गायब है। होम्स की आंखों में खतरे की चमक आ गई। उसने धीमी, दृढ़ आवाज में कहा, वॉटसन, ये मामला खत्म नहीं हुआ है। असली खतरा अभी बाकी है। मैंने कांपते स्वर में पूछा, क्या गायब है? बूढ़ी औरत फुसफुसाई, एक बड़ा काला अजगर। हवेली के बाहर हवा और तेज हो चुकी थी। पेड़ों की शाखें खिड़कियों से टकरा रही थी, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। बूढ़ी नौकरानी के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। एक बड़ा काला अजगर गायब है। मेरे शरीर में ठंड की एक तेज लहर दौड़ गई। मैंने धीरे से कहा, होम्स, अगर वो अजगर कहीं भी हो सकता है तो हम खतरे में हैं। होम्स ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, वॉटसन, डरने का समय नहीं है। अभी हमें तहखाने में जाना होगा। मैंने तुरंत विरोध किया। तहखाना? जहां बाकी जानवर हैं? तुम पागल हो? होम्स ने मेरी तरफ देखा। अगर हम वहां नहीं गए तो कोई और मारा जाएगा। शायद हेलन, शायद कोई नौकर, शायद हम खुद। उसकी आवाज में ऐसा दृढ़ निश्चय था कि मैं कुछ कह नहीं पाया। हवेली के पीछे की तरफ एक भारी लकड़ी का दरवाजा था, जंग लगा हुआ ताला और लोहे की जंजीरें। नौकरानी ने कांपते हाथों से चाबी निकाली और कहा, मैं यहां से आगे नहीं जाऊंगी। नीचे बहुत डरावना है। होम्स ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम ऊपर रहो और दरवाजा बंद कर लो। ताला खुलते ही एक बदबूदार, ठंडी हवा हमारे चेहरे पर पड़ी। मैंने महसूस किया जैसे कोई सड़ी हुई चीज लंबे समय से बंद हो। हम दोनों ने लालटेन जलाई और सीढ़ियां उतरने लगे। धड़ धड़, सीढ़ियों की हर लकड़ी चीख रही थी। नीचे जाते जाते अंधेरा और गहरा होता गया। तहखाना बड़ा था। पत्थर की दीवारें, जाले, टूटी अलमारियां, लोहे के पिंजरे। कुछ पिंजरे खाली थे, कुछ में हड्डियां पड़ी थी। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। होम्स ने लालटेन जमीन के करीब लाई और फुसफुसाया, वॉटसन, देखो ये। जमीन पर बड़े बड़े निशान थे, जैसे कोई भारी चीज सरकती हुई चली हो। अजगर के रेंगने के निशान, मैंने कांपते स्वर में कहा। होम्स ने सिर हिलाया। हां, और इन निशानों की दिशा दाईं तरफ जा रही है। हम सावधानी से आगे बढ़े। अचानक स एक लंबी, धीमी पर खतरनाक फुसफुसाहट गूंजी। मैं वहीं जम गया। दिल एक पल को रुक सा गया। होम्स ने मेरा हाथ पकड़कर धीमे से कहा, लाइट ऊपर मत करो। सांप रोशनी की ओर हमला करता है। मैंने लालटेन नीचे कर ली। हम दोनों निःशब्द खड़े रहे। फिर दीवार के कोने से कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। एक काली, चमकदार, मोटी चीज। वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। मैंने डर से फुसफुसाया, होम्स, ये बहुत बड़ा है। अचानक अजगर ने तेजी से सिर उठाया और हमारी तरफ झपटा। फटाक, मैं पीछे गिर पड़ा। होम्स ने तेजी से छड़ी आगे कर दी और अजगर उसका मुंह से इधर उधर होने लगा। सांप की ताकत इतनी ज्यादा थी कि होम्स पीछे की ओर धकेल गया। मैं चीखा, हम यहां मर जाएंगे। होम्स चिल्लाया, लालटेन बाईं तरफ रखो, जल्दी। मैंने कांपते हाथों से लालटेन को एक लोहे के पिंजरे पर रख दिया। अजगर की नजर रोशनी पर पड़ी और वो उसकी ओर मुड़ गया।
होम्स ने तुरंत मेरी बाह पकड़ी और फुसफुसाया, दिमाग से काम लो, डर से नहीं। हम पीछे हटते हुए एक दीवार से टकराए। मैंने हाथ पीछे ले जाकर टटोला और अचानक लकड़ी का पैनल महसूस किया। होम्स, यहां कुछ है। होम्स तुरंत सक्रिय हो गया। उसने पैनल को धक्का दिया और वो खुल गया। अंदर एक छोटा संकरा कमरा था। दीवारों पर नक्शे, कागज और भारत के जंगलों की तस्वीरें टंगी थी। एक मेज पर कांच की बोतलें, जिन पर लिखा था जहर, साफ भोजन, प्रशिक्षण नोट्स। मेरी आंखें फैल गई। डॉक्टर रॉयलट यहां सांपों को ट्रेन करता था। होम्स ने गंभीर स्वर में कहा, हां, और शायद यहां उसकी सबसे बड़ी योजना छिपी है। होम्स ने एक मोटी डायरी उठाई और तेजी से पन्ने पलटने लगा। उसकी आंखों में ऐसा ध्यान था जैसे वो हर शब्द को निगल रहा हो। फिर वो एक पन्ने पर रुक गया। वॉटसन, इसे देखो, मैंने पढ़ा। अजगर का उपयोग अंतिम उपाय है। वो केवल आपात स्थिति में छोड़ा जाएगा। अगर लड़कियां तहखाने के रास्ते का पता लगा लें, तो उन्हें तुरंत खत्म करना होगा। किसी को भी ये जगह नहीं पता चलनी चाहिए। मेरा दिल बैठ गया। मैंने कांपते हुए कहा, तो अगर हम गलती से यहां आते, हमें भी मार देता। होम्स ने धीरे से कहा, हां, और शायद अब भी। अचानक वही फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, इस बार बहुत पास से। स मैंने दरवाजे की ओर देखा। अजगर हमें ढूंढते हुए अंदर घुस रहा था। उसका विशाल शरीर दीवार से रगड़ खा रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली, जैसे हमारी गंध को पहचान रहा हो। होम्स ने तुरंत एक बोतल उठाई और फुसफुसाया, वॉटसन, झुको। मैं नीचे झुक गया। होम्स ने बोतल अजगर के सिर की तरफ फेंकी। कांच टूटने की आवाज, एक तेज बदबूदार धुआं फैल गया। अजगर क्रोध से तड़पने लगा। फुफ, वो कमरे से बाहर भागा, दीवार से टकराता हुआ। होम्स ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अभी बाहर निकलो। हम दोनों कमरे से निकलकर तहखाने की ओर भागे। अचानक मेरे पैर किसी चीज से टकराए और मैं गिर पड़ा। वॉटसन, होम्स ने मुझे उठाने की कोशिश की, पर तभी एक भारी जंजीर लालटेन पर गिर गई और रोशनी बुझ गई। हम अंधेरे में थे, पूरी तरह। मैं घबरा गया। होम्स, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अचानक दीवारों से आवाज आने लगी, जैसे कुछ भारी रेंग रहा हो। स अजगर वापस आ गया था। होम्स ने अंधेरे में कहा, वॉटसन, याद रखो, सांप गर्मी और कंपन की दिशा में हमला करता है। मैंने सांस रोक ली। होम्स ने धीरे से अपनी माचिस निकाली। मैं घबरा गया। अगर तुमने रोशनी की तो वो यही आएगा। होम्स ने फुसफुसाकर कहा, मैं इसी पर भरोसा कर रहा हूं। उसने माचिस जलाई और उसे तहखाने के दूसरे कोने में फेंक दिया। चिंगारी वहां गिरते ही अजगर उस दिशा में झपटा। धड़ाम, वो लोहे के पिंजरे से टकराया और उसमें फंस गया। होम्स ने तुरंत पिंजरे का दरवाजा धक्का देकर बंद कर दिया। टक, अजगर पिंजरे में कैद हो गया। वो जोर जोर से टकराने लगा, पर बाहर नहीं निकल सका। मैंने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है। होम्स ने कहा, अभी नहीं, असली बात तो अब शुरू होती है। होम्स ने फिर डायरी उठाई और बोला, वॉटसन, डॉक्टर रॉयलट सिर्फ पैसों या राज के लिए लड़कियों को नहीं मार रहा था। मैंने पूछा, तो फिर क्यों? होम्स ने धीमी आवाज में कहा, यह हवेली और इस जमीन पर एक बहुत बड़ा दावा था। अगर लड़कियां शादी कर लेती, तो ये जगह उनके नाम हो जाती। और इस जमीन के नीचे। वो रुक गया। मैंने उत्सुक होकर पूछा, नीचे क्या? होम्स ने दीवार पर टंगे नक्शे की ओर इशारा किया। इस हवेली के नीचे एक पुरानी खदान है, सोने की खदान। मेरी आंखें फैल गई। क्या? सोना? होम्स ने सिर हिलाया। हां, डॉक्टर इसका इस्तेमाल खुद करना चाहता था। किसी को पता नहीं लगने देना चाहता था।
इसलिए उसने लड़कियों को मारने की योजना बनाई। अचानक ऊपर से तेज कदमों की आवाज आई। धड़, धड़, धड़। कोई भारी व्यक्ति सीढ़ियां उतर रहा था। होम्स की आंखों में खतरे की चमक लौट आई। वॉटसन, कोई आ रहा है और ये व्यक्ति जिंदा है। तहखाने की सीढ़ियों से आती भारी कदमों की आवाज और तेज होने लगी। धड़, धड़, धड़। मैंने घबराकर फुसफुसाया, होम्स, ये कौन हो सकता है? डॉक्टर तो मर चुका है। होम्स ने संकरे गलियारे की तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, जो भी है उसे पता है कि हम यहां हैं और वो हथियार लेकर आ रहा है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। सीढ़ियों पर परछाई दिखाई दी, किसी लंबे आदमी की। उसके कदम रुक गए। कुछ सेकंड तक सन्नाटा। फिर अचानक एक भारी आवाज गूंजी, मैं जानता हूं तुम नीचे हो, शर्लक होम्स। मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वो आवाज खुरदरी, गुस्से से भरी और परिचित थी। होम्स ने तुरंत पहचाना और फुसफुसाया, ये डॉक्टर रॉयलट का शागिर्द है, उसका सहायक। अचानक चमक दिखाई दी। सीढ़ियों की तरफ एक बंदूक उभर आई। उस आदमी ने चिल्लाकर कहा, जो भी कागज तुमने लिए हैं उन्हें छोड़ दो और पीछे हट जाओ। होम्स शांत आवाज में बोला, अगर तुम गोली चलाओगे तो हवा में आग फैल सकती है। यहां जहर और रसायन भरे हैं, तुम खुद मर जाओगे। आदमी हंसा, तुम मुझे डराते नहीं हो। डॉक्टर ने मुझे सब सिखाया है। ये तहखाना मेरा है। उसकी आवाज में पागलपन झलक रहा था। मैंने धीरे से कहा, होम्स। अब क्या? होम्स ने मेरी बाह पर हल्का सा दबाव डाला, शांत रहो। अचानक बंदूक से तेज रोशनी निकली। धड़ाम। गोली दीवार के पास लगी और पत्थर के टुकड़े हमारे ऊपर गिरे। मैं चिल्लाया, वो हमें मारना चाहता है। होम्स ने तुरंत मुझे जमीन पर खींच लिया। वॉटसन, दाई तरफ रेंगो। हम अंधेरे में तेजी से सरकते हुए एक बड़ी अलमारी के पीछे छिप गए। सीढ़ियों पर आदमी फिर बोला, तुम लोग सच्चाई नहीं जानोगे। ये खदान सिर्फ डॉक्टर की नहीं थी। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वो खुद भी डर रहा हो। अचानक तहखाने की छत पर लगी एक पुरानी बल्ब लाइन में हल्की सी बिजली आ गई और धुंधली रोशनी जल उठी। उस रोशनी में हम पहली बार उस आदमी को साफ देख पाए। वो दुबला लेकिन लंबा था, चेहरा काला पड़ा हुआ, आंखें लाल और हाथ में बंदूक। उसकी बाहें सांपों के काटने के निशानों से भरी थी। होम्स ने फुसफुसाया, वॉटसन, ये आदमी सालों से सांपों के साथ रह रहा है। इसका शरीर जहर की आदत डाल चुका है। मैं दंग रह गया। मतलब इसे जहर असर नहीं करता? बहुत कम। इसलिए डॉक्टर इसे अपने पास रखता था। अचानक पिंजरे में फंसे अजगर ने जोर से झटका मारा। धड़ाम। पिंजरा हिल गया। आदमी चीखा, तुमने उसे कैद कर दिया? उसकी आंखों में खून उतर आया। वो मेरा साथी है, डॉक्टर का सबसे कीमती हथियार। होम्स ने शांत स्वर में कहा, और तुम्हारी मौत का कारण भी। आदमी नीचे कूदा और हमारे पास आने लगा। हम पीछे हटते गए और अचानक मेरी पीठ किसी ठंडी चीज से टकराई। मैंने हाथ फेर कर देखा। पत्थर की दीवार पर बीच में एक खांचा था। होम्स, यहां कुछ है। होम्स ने तुरंत उसका निरीक्षण किया और फुसफुसाया, ये एक गुप्त दरवाजा है। तहखाने से असली खदान का रास्ता यही खुलता है। मेरी सांस रुक गई। यानी सोना सच में यहां है? होम्स ने सिर हिलाया, हां, और इसी के लिए ये सब हत्याएं हुई। आदमी तेजी से हमारी ओर दौड़ा। होम्स ने अचानक उस खांचे पर दबाव डाला। टक। पत्थर का पैनल धीरे धीरे सरकने लगा। अंदर से ठंडी हवा और अंधेरा निकला। मेरे सामने एक लंबी सुरंग खुल गई। होम्स चिल्लाया, वॉटसन, अंदर जाओ। मैंने झट से सुरंग में कदम रखा। होम्स भी अंदर आने ही वाला था कि धड़ाम। आदमी ने बंदूक से गोली चलाई। गोली पत्थर के पास लगी और चिंगारियां उड़ी। धूल का गुबार उठा।
धुआं छटा तो हमने देखा वो आदमी और भी पास आ चुका था। अब वो लगभग 10 कदम की दूरी पर था। उसने कहा, डॉक्टर सिर्फ मेरा मालिक नहीं था, वो मेरा पिता था। मैं दंग रह गया। क्या? तुम्हारा पिता? वो हंसा, पागलपन भरी आवाज में। हां, मैं छुपाया गया बेटा हूं। अवैध, किसी को पता नहीं। उसने मुझे जानवरों के बीच पाला, मुझे जहर का आदी बनाया ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और तुम लोगों ने उसे मार दिया। होम्स ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी मौत उसकी अपनी हरकतों का परिणाम थी। आदमी चिल्लाया, चुप, अब मैं तुम्हें मारूंगा। वो बंदूक उठाकर निशाना साधने लगा। होम्स ने मेरी ओर देखा और धीमे से कहा, वॉटसन, जब मैं कहूं दाईं तरफ झुक जाना। मेरी सांस रुक गई। आदमी ने ट्रिगर दबाया। क्लिक पर गोली नहीं चली। होम्स चिल्लाया, अब। मैं दाईं ओर झुक गया। उसी पल होम्स ने जमीन से लोहे की छड़ उठाई और पूरी ताकत से उसे आदमी की ओर फेंका। धड़ाक! छड़ आदमी की बंदूक पर लगी और वो हथियार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। आदमी क्रोध से चिल्लाया और हम पर कूद पड़ा। उसकी छलांग इतनी तेज थी कि हम पीछे हटते हुए पिंजरे के पास जा पहुंचे। अजगर उसकी आवाज और कंपन से उग्र होने लगा। धड़ धड़, पिंजरा खतरनाक तरीके से हिल रहा था। आदमी ने चीखते हुए पिंजरा खोलने की कोशिश की। उठो मेरे दोस्त, उन्हें मार दो। मेरी आंखें फैल गई। होम्स, अगर उसने पिंजरा खोल दिया तो? होम्स ने चिल्लाकर कहा। पीछे हटो वॉटसन। अजगर ने जोरदार झटका मारा। ट्र रख। ताला टूट गया। पिंजरा खुल गया। काला अजगर बाहर निकल आया, सीधा उस आदमी की तरफ बढ़ता हुआ। वो खुशी से पागल होकर हंसा। हां, आओ। पर अजगर उसकी ओर नहीं गया। वो मुड़ा और हमारी दिशा में सरकने लगा। मैंने डर से फुसफुसाया, होम्स, अब हम क्या करेंगे? होम्स ने गहरी सांस ली और कहा, अब आखिरी दाव। अजगर हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसका विशाल शरीर पत्थर के फर्श पर सरकता हुआ भयावह आवाज कर रहा था। स। उसकी काली चमड़ी लालटेन की हल्की रोशनी में चमक रही थी। मैं पीछे हटते दीवार से जा टकराया। कोई रास्ता नहीं था। सुरंग का दरवाजा हमारे पीछे और सामने मौत की तरह फिसलता हुआ अजगर। आदमी पागलों की तरह हंस रहा था। तुम दोनों अब मरोगे, जैसे मेरी मां मरी, जैसे डॉक्टर की पत्नी मरी, जैसे जूलिया मरी। उसकी आवाज नफरत और पागलपन से कांप रही थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, होम्स, अब क्या? होम्स ने धीमी, ठंडी आवाज में कहा, धैर्य, सांप के दिमाग से खेलो। होम्स ने अपने आसपास जल्दी जल्दी निगाह दौड़ाई। उसका दिमाग बिजली की तरह चल रहा था। उसने फुसफुसाकर कहा, वॉटसन, सांप गर्मी और कंपन की तरफ जाता है। हमें खुद को शांत रखना होगा। पर मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा अजगर उसे सुन लेगा। मैंने धीरे से कहा, अगर उसने हमला किया तो? होम्स बोला, तो हम खत्म। अचानक अजगर ने अपना सिर उठाया और सीधे मेरी तरफ झपटा। मैं चीख पड़ा, पर होम्स ने बिजली की तेजी से मेरी कमीज पकड़कर मुझे किनारे खींच लिया। अजगर का सिर दीवार से टकराया। धड़ाम! पत्थर चटक गया। मैं हांफते हुए बोला, यह तो पहले से भी ज्यादा आक्रामक है। होम्स ने कहा, क्योंकि इसे कैद किया गया था। अब यह पागल है। अजगर फिर मुड़ा। इस बार वो होम्स की तरफ बढ़ रहा था। आदमी चिल्लाया, हां, उसे मार दो। ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। उसकी आवाज में गर्व था, जैसे वो इस जानवर का मालिक हो। अजगर ने फिर हमला किया, पर होम्स ने अचानक अपनी जेब से एक छोटी धातु की चीज निकाली। मैंने देखा, ये वही सीटी थी जो डॉक्टर रॉयलेट इस्तेमाल करता था।
होम्स ने उसे मुंह में लगाया और अचानक एक तेज, ऊंची आवाज निकाली, पी। अजगर रुक गया। उसका शरीर हवा में स्थिर हो गया। उसकी जीभ बाहर निकली, जैसे वो आवाज पर प्रतिक्रिया दे रहा हो। होम्स फुसफुसाया, डॉक्टर ने इसे सीटी से नियंत्रित किया होगा। उसकी ट्रेनिंग बेकार नहीं गई। पर अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद न होम्स ने की थी, न मैंने। अजगर धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन हमारी तरफ नहीं। वो उस आदमी की ओर मुड़ गया जो अब भी पागल होकर चिल्ला रहा था, आओ, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा मालिक हूं। अजगर ने सिर उठाया, फिर बिजली की गति से झपटा, काट। उस आदमी की चीख तहखाने में गूंज उठी। आवाज! वो जमीन पर गिर पड़ा, अपना हाथ पकड़कर तड़पने लगा। कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। उसने दर्द से कराहते हुए कहा, ये मेरे काबू में क्यों नहीं आया? होम्स ने गंभीर आवाज में कहा, क्योंकि तुम मालिक नहीं हो। डॉक्टर था, और डॉक्टर भी उसी के जहर से मरा था। सांप ने सीखा कि वो आवाज खतरे से जुड़ी है। कुछ ही क्षणों में उस आदमी की सांसें रुक गई। वो निर्जीव हो गया। तहखाना फिर खामोश हो गया। सिर्फ अजगर की धीमी फुफकार गूंज रही थी। मैं कांपती आवाज में बोला, ये खत्म हो गया? होम्स ने गहरी सांस ली। लगभग। अब हमें इसे बंद करना है। होम्स ने धीरे धीरे उसी पिंजरे की ओर कदम बढ़ाए जिससे अजगर निकला था। मैं डरकर बोला, होम्स, तुम क्या कर रहे हो? वो शांत स्वर में बोला, वॉटसन, डर हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। वो धीरे धीरे पीछे हटता हुआ अजगर को फिर पिंजरे की दिशा में ले जाने लगा। सीटी की आवाज फिर गूंजी, पी। अजगर रुकता, मुड़ता और धीरे धीरे पिंजरे की ओर सरकने लगा। मैं सांस रोके देख रहा था। कुछ सेकंड बाद वो पिंजरे में दाखिल हो गया। होम्स ने तुरंत लोहे का दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। टक। मैंने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है, होम्स ने धीरे से कहा। वॉटसन, ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये इंसानी लालच की हद थी। मैंने पूछा, और अब? होम्स ने सुरंग की ओर इशारा किया। अब हम खदान की जांच करेंगे। हमें उन सबूतों को ढूंढना है जिन्हें लेकर इन सब की मौत हुई। हम सुरंग में घुसे। अंधेरा, नमी और सड़न की गंध फैली थी। हम लालटेन लेकर आगे बढ़ते गए। दीवारों पर खुरचे हुए निशान थे, जैसे कोई भारी चीज खींची गई हो। कुछ ही देर बाद हम एक बड़े खुले कमरे में पहुंचे। दीवारों पर चमकदार धब्बे दिखाई दे रहे थे। मैंने आश्चर्य से कहा, यह क्या है? होम्स ने लालटेन पास लाई और बोला, सोना, कच्चा सोना। मेरी आंखें फैल गई। तो सच में यहां खदान थी। कमरे के कोने में एक लकड़ी का बक्सा रखा था। होम्स ने उसे खोला। अंदर दस्तावेज, नक्शे और एक सीलबंद फाइल थी। उस पर लिखा था, स्टोनर संपत्ति, पूर्ण अधिकार। मैंने चौंक कर कहा, मतलब ये हवेली और जमीन हेलन और उसकी बहन के नाम थी। होम्स ने सिर हिलाया। हां, डॉक्टर रॉयलट को यह जगह कभी नहीं मिल सकती थी, इसलिए उसने उन्हें मारने की कोशिश की। जब हम तहखाने से बाहर आए, सुबह होने लगी थी। पहली हल्की रोशनी पेड़ों पर पड़ रही थी। हवा अब उतनी भारी नहीं थी। मैंने राहत से कहा, अब सब खत्म। होम्स ने धीरे से कहा, नहीं वॉटसन, अब हमें हेलन को सच बताना है। हम तहखाने से बाहर निकले तो हवेली की ठंडी हवा चेहरे पर लगी। रात खत्म हो चुकी थी। पेड़ों के पीछे से हल्की सुबह की रोशनी झांक रही थी। मेरे दिल में अजीब थकान थी। डर, लड़ाई, मौत और रहस्य का बोझ। मैंने धीरे से कहा, होम्स, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह मामला इतना बड़ा होगा। होम्स धीरे धीरे चल रहा था, जैसे गहरे विचारों में खो गया हो। वॉटसन, जब इंसान लालच में अंधा हो जाता है तो उसके कामों की सीमा नहीं रहती। हवेली के हॉल में आते ही हमने देखा
कि हेलन सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें रात भर न सोने से लाल थी। जैसे ही उसने हमें देखा, वो तुरंत खड़ी हुई और हमारे पास आई। मिस्टर होम्स, उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ? वो आवाजें, गोलियों की आवाज, चिल्लाना। मैं बहुत डर गई थी। मैंने धीरे से कहा, अब खतरा खत्म हो गया है। पर होम्स ने कुछ नहीं कहा। हेलन ने कांपते स्वर में पूछा, मेरे सौतेले पिता कहाँ हैं? कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर होम्स ने गंभीर स्वर में कहा, वो मर चुके हैं। हेलन ने अपना मुंह ढक लिया और कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं नहीं जानती कि मुझे दुख होना चाहिए या राहत। उसकी आवाज टूट रही थी। वो मेरे जीवन पर अत्याचार करते थे। पर फिर भी मैंने शांत स्वर में कहा, यह स्वाभाविक है। होम्स ने धीरे से कहा, मिस टोनर, आपको एक और सच जानना होगा। हेलन ने आंखें उठाई। क्या? होम्स ने वो सीलबंद फाइल निकाली जो हमने सुरंग में पाई थी। उस पर लिखा था, स्टोनर संपत्ति, पूर्ण अधिकार। हेलन ने हैरानी से पूछा, यह क्या है? होम्स ने फाइल खोली और कहा, ये दस्तावेज साबित करते हैं कि यह हवेली, जमीन और उससे जुड़ी संपत्ति आपकी मां की थी। हेलन ने कांपते हाथों से कागज पकड़ा। मतलब, यह सब हमारा था? होम्स ने सिर हिलाया। हां, और शादी के बाद यह संपत्ति आपको और आपकी बहन को मिल जाती। इसलिए डॉक्टर ने आपकी बहन को मारा और आपको मारने की कोशिश की। हेलन रो पड़ी। उसने हमें अपनी बेटियां कहा, पर हम उसके लिए सिर्फ बाधा थे। उसकी आवाज दर्द से भरी थी। होम्स ने धीरे से कहा, दुर्भाग्य से, हां। उसी समय दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर ग्रेगसन अंदर आया। उसके साथ 2 कांस्टेबल थे। होम्स, हमें तहखाने में 2 लाशें मिली हैं। मैंने कहा, डॉक्टर रॉयलट और उसका सहयोगी। ग्रेगसन ने सख्त स्वर में पूछा, क्या यह आत्मरक्षा में हुआ? होम्स ने शांत स्वर में जवाब दिया, सांप ने दोनों को मारा। हमने किसी पर हाथ नहीं उठाया। ग्रेगसन ने दीवार पर लगे तहखाने के नक्शे और दस्तावेज देखे। सोने की खदान? आप लोग मजाक कर रहे हैं? होम्स ने कागज उसके हाथ में दिए। ये सब कानूनी दस्तावेज है। अपने विभाग में जांच करवा लेना। ग्रेगसन की आंखें फैल गई। मतलब, ये केस सिर्फ हत्या नहीं है, ये संपत्ति धोखाधड़ी का भी मामला है। होम्स ने कहा, सही कहा। पुलिस के जाते ही हेलन अचानक खड़ी हुई और बोली, मुझे एक बात बताओ, मिस्टर होम्स। उसकी आंखों में दर्द था। मेरी बहन की आखिरी रात, क्या उसे पता था कि वो मरेगी? होम्स कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, जब उसे वो सीटी और धातु की आवाज सुनाई दी थी, तब उसे शक हो गया था। हेलन की आंखों से आंसू बह निकले और उसने मुझे चेतावनी दी थी, पर मैं समझ नहीं पाई। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। यह आपकी गलती नहीं थी। होम्स ने फायरप्लेस के पास खड़े होकर कहा, यह मामला 3 चीजों पर आधारित था। 1 लालच, 2 डर, 3 नियंत्रण। डॉक्टर रॉयलट ने सांपों को नियंत्रित करना सीखा, पर अपने भाग्य को नहीं। वो सोने को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, लेकिन प्रकृति ने बदला लिया। वही सांप जिसने उसके लिए हत्या की, उसी ने उसकी जान ले ली। मैंने कहा, और उसके बेटे की भी। होम्स ने गंभीर स्वर में कहा, अपराध का अंजाम हमेशा यही होता है, वॉटसन। अचानक बाहर बारिश शुरू हो गई। बूंदें खिड़कियों पर जोर से गिर रही थी। हेलन ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, मेरी जिंदगी अब कैसी होगी? होम्स ने नरम आवाज में कहा, आप आज से स्वतंत्र हैं। कोई आपको रोक नहीं सकता। आप अपनी मां की संपत्ति की कानूनी मालिक हैं। हेलन ने आंसू पोंछे और बोली, पर मेरे पास परिवार नहीं बचा। होम्स ने कहा, आपके पास भविष्य है, और वह किसी भी अतीत से मजबूत होता है। कुछ देर बाद हमने हवेली छोड़ दी। दूर से वो घर और भी वीरान लग रहा था, जैसे उसके भीतर का अंधेरा अब भी दीवारों में छिपा हो। ट्रेन स्टेशन की ओर जाते हुए मैं बोला,
होम्स, क्या तुम्हें कभी पछतावा होता है? होम्स ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। किस बात का? कि कभी कभी हमारे कदम किसी की मौत का कारण बनते हैं। होम्स ने गहरी सांस ली। वॉटसन, अगर हम न होते तो एक निर्दोष लड़की मर जाती। कभी कभी न्याय की राह में कड़वे परिणाम आते हैं। ट्रेन चलने ही वाली थी कि स्टेशन का एक कर्मचारी दौड़ता हुआ आया। मिस्टर होम्स, एक खबर। होम्स ने पूछा, क्या हुआ? कर्मचारी ने हाफते हुए कहा, तहखाने के पिंजरे में जो अजगर था वो अब वहां नहीं है। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। क्या? होम्स की आंखें अचानक तेज हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, वॉटसन, यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई। स्टेशन पर खड़े हम दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गए। कर्मचारी के शब्द जैसे हवा में जम गए। अजगर पिंजरे में नहीं है। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। मैंने तुरंत कहा, लेकिन होम्स, हमने तो उसे पिंजरे में बंद किया था, ताला लगाकर। कर्मचारी ने हाफते हुए कहा, ताला टूटा हुआ मिला है और तहखाने का पिछला दरवाजा खुला था। होम्स की आंखें सिकुड़ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, किसी ने उसे जानबूझकर छोड़ा है। मैंने चौंक कर पूछा, पर कौन? डॉक्टर मर चुका है, उसका बेटा भी। होम्स ने धीरे से कहा, यही तो रहस्य है। होम्स ने अपना बैग उठाया और ट्रेन से उतर गया। मैंने घबराकर पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? होम्स ने तेज कदमों से चलते हुए कहा, तहखाने में वापस। हमें पता लगाना होगा कि अजगर किस दिशा गया। अगर वो गांव या शहर की ओर गया तो कई लोग मारे जा सकते हैं। मैंने तुरंत पीछा किया। हम वापस उसी भयानक हवेली में पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था। हवा से टकराकर कड़कड़ आवाज कर रहा था। अंदर का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। फर्श पर मिट्टी और खरोंच के निशान थे। होम्स ने झुककर जमीन देखी। वॉटसन, ये देखो। मैंने देखा। धरती पर गीली लकीरें थी, जैसे भारी शरीर सरकता हुआ गुजरा हो। यह निश्चित रूप से अजगर के रेंगने का निशान है, मैंने कहा। होम्स ने सिर हिलाया। और यह हवेली के पीछे के जंगल की ओर जा रहा है। हम दोनों तेजी से बाहर निकले और जंगल की ओर बढ़े। पेड़ों के बीच धुंध थी और शाखों पर ओस चमक रही थी। हर तरफ अजीब सन्नाटा था। अचानक झाड़ियों में कुछ हिला। सर्र, मैंने डरकर कहा, वो यही है। होम्स ने हाथ उठाया, शोर मत करो। सांप कंपन महसूस करता है। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। झाड़ियों के पीछे ताजा मिट्टी उखड़ी हुई थी और पत्ते दबे हुए थे। होम्स ने कहा, यह जंगल से बाहर निकलकर सड़क की ओर जा रहा है। हम सड़क तक पहुंचे। दूर एक छोटा सा गांव दिखाई दे रहा था। सड़क पर सुबह के किसान, बच्चे और महिलाएं चल रही थी। मेरी सांस अटक गई। होम्स, अगर अजगर वहां पहुंच गया तो? होम्स ने तेजी से कहा, तो कई लोग मारे जाएंगे। हमें तुरंत उन्हें चेतावनी देनी होगी। जैसे ही हम गांव के करीब पहुंचे, अचानक एक आदमी खेतों से चिल्लाता हुआ भागता आया। सांप, बहुत बड़ा सांप। उसके चेहरे पर डर था। कपड़े फटे हुए थे। होम्स ने उसे पकड़ा और पूछा, कहाँ गया? वो कांपते हुए बोला, नहर की तरफ, पानी के पास। होम्स ने तुरंत कहा, वॉटसन, अजगर पानी की तरफ क्यों जाएगा? मैंने सोचा, शायद प्यास। होम्स ने सिर हिलाया, नहीं, ये उसे किसी ने निर्देश दिया है। मैं दंग रह गया। मतलब कोई अभी भी इसे नियंत्रित कर रहा है। हम नहर की तरफ भागे। वहां कीचड़ में ताजा निशान थे। अचानक पानी में बड़ी लहरें उठीं। छपाक, मैं पीछे हट गया। वो पानी में है। होम्स ने गहरी आवाज में कहा, हां, अजगर बेहतरीन तैराक होते हैं। ये नहर के रास्ते भाग रहा है। भयावह दिशा नहर के किनारे एक बड़ी पटरी थी, रेलवे लाइन। होम्स ने निशान देखकर कहा, ओ नहीं। मैंने पूछा, क्या हुआ? होम्स ने तेज स्वर में कहा, यह पटरियों के साथ चल रहा है। इसका मतलब है कि यह लंदन की दिशा में जा रहा है। मेरी आंखें फैल गई। लंदन?
लाखों लोग, होम्स ने गंभीर स्वर में कहा। अगर ये वहां पहुंचा तो ये इतिहास की सबसे बड़ी आपदा बन सकती है। मैंने पूछा, पर इसे लंदन जाने की क्या जरूरत? सांप इंसानों की भीड़ में क्यों जाएगा? होम्स ने धीमे से कहा, सांप खुद नहीं जा रहा, कोई उसे निर्देशित कर रहा है। मैं हैरान रह गया। कौन? होम्स ने जवाब दिया, डॉक्टर रॉयलट ने सिर्फ एक बेटे को नहीं छिपाया था। मेरी सांस रुक गई। मतलब? होम्स ने कहा, मुझे शक है कि उसका एक और सहयोगी है, शायद कोई ऐसा जो दूर से सीटी या ध्वनि संकेत भेज रहा हो। अचानक गांव की तरफ से एक और चीख सुनाई दी। आह! हम वापस भागे। एक गाय खेत में पड़ी थी, मरी हुई। उसके शरीर पर गहरे दांत के निशान थे। मैं काम कर बोला, ये अब हमला कर रहा है। होम्स ने कहा, ये भूखा नहीं है, ये रास्ता साफ कर रहा है। ये तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। दूर से एक तेज आवाज सुनाई दी, छुक 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 छुक। एक ट्रेन आ रही थी, लंदन जाने वाली सुबह की ट्रेन। होम्स ने अचानक चिल्लाया, वॉटसन, अगर अजगर पटरियों पर चढ़ गया तो ट्रेन पटरी से उतर सकती है। मैंने डर से कहा, सैकड़ों लोग मर सकते हैं। हम पटरियों की ओर पूरी गति से दौड़े। जैसे ही हम मोड़ पर पहुंचे, मैंने उसे देखा। काला अजगर पटरियों के बीच फैलकर लेटा था। उसका शरीर पटरियों को ढक रहा था। ट्रेन सिर्फ कुछ सेकंड दूर थी। भाप का धुआं हवा में था। ड्राइवर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं चिल्लाया, ट्रेन! होम्स ने बिना सोचे समझे अपनी जेब से कुछ निकाला और पटरियों पर फेंक दिया। धड़ाम! तेज धमाका हुआ, धुआं और चिंगारियां उड़ने लगी। ट्रेन ने अचानक ब्रेक लगाया। जस्ट क्रीच! पहिए पटरी पर रगड़ खाने लगे। ट्रेन धीरे धीरे रुक गई, अजगर से कुछ ही मीटर पहले। मैंने हांफते हुए कहा, भगवान का शुक्र है। हम पटरियों पर खड़े थे, तभी पेड़ों के पीछे से एक परछाई दिखाई दी। किसी ने धीरे से सीटी बजाई। पी! अजगर अचानक सिर उठाकर उस दिशा में मुड़ा। मैंने भय से कहा, कोई है, कोई इसे नियंत्रित कर रहा है। परछाई मुड़ी और जंगल की ओर भागने लगी। होम्स चिल्लाया, वॉटसन, पकड़ो उसे। हम दोनों उस रहस्यमय व्यक्ति के पीछे दौड़े। धुंध में उसकी आकृति गायब होने लगी। होम्स ने गंभीर स्वर में कहा, अब हमें असली दिमाग पकड़ना होगा। मैंने पूछा, कौन है वो? होम्स ने धीमी आवाज में कहा, शायद कोई ऐसा जिसे हम अभी तक जानते भी नहीं। हम धुंध भरे जंगल में उस परछाई के पीछे दौड़ रहे थे। पत्तों पर ओस थी, पैरों की आवाज चर चर करती जा रही थी। मेरी सांसें तेज हो रही थी, पर उस व्यक्ति की गति अजीब थी। वो तेज भी था और रास्ता उसे अच्छे से पता भी था। होम्स ने फुसफुसाकर कहा, वॉटसन, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। ये जगह इसे अच्छी तरह मालूम है। मैंने हाफते हुए पूछा, कौन हो सकता है? डॉक्टर का बेटा तो मर चुका। होम्स ने कहा, मैं अभी पक्का नहीं कह सकता, लेकिन कुछ बातें अब मिल रही हैं। अचानक हमारे पैरों के नीचे की जमीन धंस गई। धड़ाम! मैं फिसलकर मिट्टी की ढलान से नीचे लुढ़क गया। वॉटसन! होम्स ने चिल्लाया। मैं झाड़ियों में जा गिरा। होम्स मेरे पास पहुंचा और हाथ पकड़कर उठाया। मैंने कराहते हुए कहा, यह रास्ता जानबूझकर चुना गया था। होम्स ने सर हिलाया। हां, यह हमें धीमा करने के लिए था। जंगल खुला और सामने एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। छत टूटी हुई, खिड़कियों पर तख्ते और दरवाजा आधा लटकता हुआ। धुआं ऊपर उठ रहा था, जैसे अंदर कोई चूल्हा जल रहा हो। होम्स ने धीरे से कहा, वॉटसन, यही ठिकाना है। हमने सावधानी से पास जाकर खिड़की की दरार से झांका। अंदर एक आदमी बैठा था। चेहरा हम नहीं देख पा रहे थे, पर वो मेज पर कुछ कर रहा था। कागज, नक्शे और एक छोटी धातु की सीटी उसके पास रखी थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। यही है वो। होम्स ने अचानक मेरे कान के पास फुसफुसाया, ध्यान से देखो मेज पर पड़े कागज।
मैंने आंखें तिरछी करके देखा। कागज पर लिखा था, लंदन डॉक, रात 8 बजे, क्रेट नंबर 14 इंच भेजना। भारत। मेरी आंखें फैल गई। क्या वो अजगर को भारत भेजना चाहता है? होम्स ने कहा, नहीं, वो उसे बेचने वाला है, किसी अपराधी समूह को। शायद जहरीले जानवरों का काला कारोबार। पीछे सूखी टहनी टूटी। टक। हम दोनों मुड़े, पर वहां सिर्फ हवा थी। मैंने फुसफुसाया, क्या कोई हमें देख रहा है? होम्स की आंखें सिकुड़ गई। हां, और शायद वो अकेला नहीं। होम्स ने धीरे से दरवाजा धकेला। क्रीक। अंदर का फर्श चरमराया। झोंपड़ी के बीचों बीच एक आदमी बैठा था, पीठ हमारी ओर। वो धीमी आवाज में गुनगुना रहा था। होम्स ने कहा, रुको, उसे पता नहीं हम आ गए हैं। हम दोनों धीरे धीरे करीब पहुंचे। अचानक वो आदमी बोला, तुम देर कर गए, होम्स। मेरे शरीर में झटके से ठंड दौड़ गई। वो बिना मुड़े हमें पहचान रहा था। वो धीरे धीरे उठा, मुड़ा, और जैसे ही उसका चेहरा दिखाई दिया, मेरी सांस रुक गई। ये असंभव है। वो व्यक्ति था डॉक्टर रॉयलट का बड़ा बेटा, वो जिसे हम मृत समझ रहे थे। मैं हकलाया, तुम मरे नहीं। वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे कोई अंधेरी बात जानता हो, जिसे तुमने मरता हुआ समझा था। वो मेरा जुड़वा भाई था। मेरी आंखें फैल गई। जुड़वा? वो बोला, हां, डॉक्टर ने हमें बचपन से अलग रखा। एक को उसने घर में पाला, दूसरे को तहखाने में। एक सार्वजनिक रूप से उसका वारिस था, दूसरा उसका असली हथियार। होम्स ने शांत आवाज में कहा, अब समझ आया। तुम्हारा शरीर सांप के जहर का आदी है, इसलिए तुम अजगर को नियंत्रित कर सकते थे। वो हंसा, नहीं, होम्स, मैं उसे नियंत्रित नहीं करता, मैं उसे दिशा देता हूं। बाकी उसका स्वभाव। अचानक बाहर से भारी सरकने की आवाज आई। स। मेरी सांस रुक गई। वो यहां है। झोंपड़ी की दीवार के नीचे की दरार से काला शरीर अंदर घुसने लगा। होम्स ने तुरंत कहा, वॉटसन, पीछे हटो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अजगर आधा अंदर आ चुका था। उसकी आंखें चमक रही थी। रॉयलट का बेटा मुस्कुराकर बोला, मुझे तुम दोनों की जरूरत थी। पुलिस के डर से अजगर भाग जाता, पर तुमने उसे रास्ता दिखाया। मेरी आंखें फैल गई। मतलब तुम हमें इस्तेमाल कर रहे थे? वो बोला, हां, अब वो लंदन जाएगा, डॉक पहुंचेगा, और वहां मैं उसे पकड़ लूंगा। व्यापारी इंतजार कर रहे हैं, लाखों रुपए का सौदा है। होम्स ने धीरे से कहा, एक गलती कर दी तुमने। रॉयलट ने भौहें सिकुड़ाई। कौन सी? होम्स ने शांत स्वर में कहा, तुमने सोचा कि मैं सिर्फ सांप को रोकने आया हूं। मैं तुम्हें रोकने आया हूं। अचानक झाड़ियों में आवाज हुई, धड़ धड़ धड़। कई लोग झोपड़ी की ओर दौड़ते हुए आए। दरवाजा खुला और ग्रेगसन अंदर आया। उसके पीछे पुलिस थी। रॉयलट चौंक गया। ये कैसे? होम्स ने कहा, जब हम ट्रेन रोके, उसी समय मैंने स्टेशन मास्टर को संदेश भेजा। पुलिस ने रास्तों को घेर लिया है। रॉयलट ने सीटी उठाई। पी। अजगर अचानक उग्र हो गया। वो तेजी से झोंपड़ी में घुसा, सीधा हमारी तरफ। पुलिस पीछे हट गई। मैंने चिल्लाया, होम्स। होम्स ने धीमी आवाज में कहा, वॉटसन, अब समय है। वो अपनी जेब में हाथ डाल रहा था, कुछ निकालने के लिए। झोंपड़ी के अंदर हवा भारी हो चुकी थी। अजगर आधा अंदर घुस चुका था। उसका काला, घना शरीर लकड़ी के फर्श पर लहराता हुआ आ रहा था। सा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। जीभ बार बार बाहर आकर हवा को सूंघ रही थी। रॉयलट का बड़ा बेटा, जो अभी अभी अपना सच बताकर खड़ा हुआ था, मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में सीटी थी। अब असली खेल शुरू होगा। होम्स, उसने कहा। पुलिस पीछे हट चुकी थी।
मैं और होम्स सामने थे और हमारे और मौत के बीच सिर्फ कुछ कदम की दूरी। होम्स ने धीरे धीरे अपना हाथ कोट की जेब में डाला। मैंने घबराकर फुसफुसाया, होम्स, तुम क्या कर रहे हो? उसने मेरी तरफ बिना देखे धीरे से कहा, वॉटसन, तुम्हें याद है तहखाने की बोतलें? मुझे तुरंत वो कांच की बोतल याद आई जो हमने अजगर पर फेंकी थी, जिससे धुआं उठा था। क्या तुमने कुछ अपने पास रख लिया था? मैंने पूछा। होम्स की आंखों में हल्की चमक आई। मैं हमेशा सब कुछ फेंकता नहीं हूं, उसने कहा। उसने जेब से एक छोटी शीशी निकाली, पतली कांच की नली जिसमें गाढ़ा तरल भरा था। रॉयलट ने अचानक सीटी मुंह में रखी और तेज आवाज निकाली, पी। अजगर का सिर ऊपर उठा। उसने मुड़कर सीधे हमारी दिशा में दांत निकाले। मैंने घबराकर एक कदम पीछे लिया। पुलिस वाले दीवार से चिपक गए। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। रॉयलट चिल्लाया, जाओ, पहले उसे खत्म करो, शर्लक होम्स को। अजगर ने तेजी से फर्श पर लहराते हुए अपना सिर उठाया और सीधे होम्स की तरफ झपटा। फटाक, उसका सिर हवा में झूला और उसका मुंह इतना बड़ा खुला कि मैं उसके नुकीले दांत साफ देख सकता था। मैं चिल्लाया, होम्स, पर उसी पल होम्स ने अपने हाथ में पकड़ी शीशी पूरी ताकत से अजगर के सिर की तरफ फेंक दी। ट्रक। शीशी उसके माथे से टकराकर टूटी। गाढ़ा तरल उसके सिर और आंखों पर फैल गया। अजगर पागलों की तरह तड़पने लगा। फुफफ, वो जमीन पर अपना सिर दे मार रहा था, दीवारों से टकरा रहा था। होम्स ने चिल्लाकर कहा, वॉटसन, सब पीछे हट जाओ। हम सब पीछे हट गए। जहां शीशी टूटी थी वहां से हल्का धुआं निकलने लगा। मैंने अपनी नाक ढक ली। ये क्या है? होम्स ने कहा, जहर नहीं, पर जहरीले जानवरों के लिए बहुत तेज उत्तेजक पदार्थ। आंखों और दिमाग को झटका देता है। अजगर दीवार से टकराया। झोंपड़ी हिल गई। एक बिंदु पर आकर उसका शरीर ढीला पड़ने लगा। कुछ सेकंड बाद वो जमीन पर गिरा, भारी, बेजान शरीर की तरह। मैंने डरते डरते कहा, क्या वह मर गया? होम्स ने उसकी आंखों की तरफ देखा और बोला, नहीं, बेहोश है, पर अब उतना खतरनाक नहीं। अब सबकी निगाह रॉयलट के बेटे पर थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। तुमने मेरी सालों की मेहनत बर्बाद कर दी, उसने चीख कर कहा। वो मेज पर पड़े एक चाकू की तरफ बढ़ा। होम्स ने तुरंत ग्रेगसन की ओर देखा। अभी उसे पकड़ो। दो कांस्टेबल आगे बढ़े, पर वो तेजी से भागने लगा, झोंपड़ी के पीछे वाले दरवाजे की तरफ। ग्रेगसन चिल्लाया, रुको, नहीं तो गोली मार दूंगा। पर वो नहीं रुका। धड़ाम, एक गोली चली। उसकी चीख गूंजी। वो दरवाजे के पास गिर पड़ा, अपने कंधे को पकड़कर करहाने लगा। कांस्टेबलों ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर दबा दिया। रॉयलट ने दर्द से करहाते हुए भी होम्स की ओर घूरा। तुम हमेशा बीच में आ जाते हो, होम्स ने शांत, ठंडी आवाज में कहा। तुम्हारे पिता ने कानून से बचने के लिए सांपों और अंधेरों का सहारा लिया। तुमने भी वही राह चुनी, लेकिन अंधेरा हमेशा उजाले से हारता है। रॉयलट हंसा, कड़वी आवाज में। तुम सोचते हो तुमने जीत लिया, अजगर को बेहोश किया है, पर दुनिया में ऐसे 100 और हैं। लोग ऐसे ही हथियार चाहेंगे। होम्स ने कहा, हो सकता है, पर इस केस में तुम्हारी कहानी यही खत्म होती है। ग्रेगसन ने इशारा किया, उसे ले जाओ। कांस्टेबल उसे बाहर ले गए। झोंपड़ी में अब सिर्फ हम, पुलिस और बेहोश पड़ा अजगर था। ग्रेगसन ने डरते हुए पूछा, अब इसका क्या करें? मैंने भी हिचकते हुए कहा, अगर ये फिर जाग गया तो? होम्स कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, कुछ जानवरों को कैद में रखना उनकी प्रकृति के साथ अन्याय है, पर ऐसे जानवर को खुला छोड़ना इंसानों के साथ जुल्म है। उसकी आवाज बहुत गंभीर थी। इसलिए इसे इंसानों में वापस नहीं जाना चाहिए।
ग्रेगसन ने समझते हुए सिर हिलाया। हमारे पास एक अनुभवी शूटर है, वो जंगल के किनारे इसे निपटा देगा। मैंने सांस छोड़ते हुए कहा, शायद यही ठीक है। हम झोंपड़ी से बाहर निकले। आकाश में बादल थे, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैंने थकी हुई आवाज में कहा, होम्स, अब सच में सब खत्म हो गया है ना? होम्स ने कुछ पल आकाश की ओर देखा और बोला, इस केस का हिस्सा, हां, पर इंसानी लालच कभी खत्म नहीं होता, वॉटसन। बस उसकी शक्लें बदलती रहती हैं। कुछ दिन बाद हम फिर स्टोक मोरैन की हवेली में थे, इस बार शांति के साथ। हेलन अब पहले से अलग लग रही थी। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में डर कम हो चुका था। उसने हमें बैठने के लिए कहा और दस्तावेज मेज पर रखे। कानूनी सलाहकार ने बताया है कि यह सारी संपत्ति वास्तव में मेरी मां की थी। उसने कहा, अब ये सब मेरे नाम है। मैं मुस्कुराया, तो अब आप सुरक्षित हैं, आर्थिक रूप से भी, कानूनी रूप से भी। हेलन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां, पर दिल में अब भी कुछ खालीपन है। मेरी बहन, मेरी मां, सब इस हवेली से जुड़े थे। होम्स ने धीरे से कहा, शायद एक दिन आप यहां की दीवारों को नए यादों से भर देंगी। तब ये घर डर की जगह नहीं रहेगा। हेलन की आंखें नम हो गई। अगर आज मैं जिंदा हूं, तो आपकी वजह से। उसने आगे बढ़कर होम्स का हाथ थाम लिया। आपको मैं कभी नहीं भूलूंगी, मिस्टर होम्स। होम्स ने बस हल्का सा सिर झुका दिया। कुछ दिन बाद हम 221 बी बेकर स्ट्रीट के अपने पुराने कमरे में बैठे थे। फायरप्लेस के सामने होम्स अपनी पाइप लिए चुपचाप बैठा था। मैंने अपनी डायरी खोली और लिखा, द एडवेंचर ऑफ द स्पेकल बैंड, और उसके बाद का अजगर का केस शायद उन सबसे भयावह मामलों में से है जिन्हें मैंने शर्लक होम्स के साथ देखा। मैंने कलम रखी और बोला, होम्स, क्या तुम्हें कभी सर्पों से डर लगा? होम्स शांत स्वर में बोला, डर नहीं, पर सम्मान जरूर। वे इंसान की तरह झूठ नहीं बोलते। उनकी नीयत साफ होती है। या तो वे शांत हैं या हमला करेंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, और इंसान? होम्स ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, इंसान सबसे खतरनाक प्राणी है, वॉटसन। वो मुस्कुराकर भी जहर दे सकता है। मैंने कहा, फिर भी तुम इंसानों की जान बचाने के लिए मेहनत करते हो। वो हल्का सा मुस्कुराया, शायद मैं दुनिया को नहीं बदल सकता, पर जब तक मैं जिंदा हूं, कुछ लोगों के लिए फर्क जरूर ला सकता हूं। रात गहरी होने लगी थी। सड़क पर घोड़ा गाड़ी की आवाज दूर से आ रही थी। मैंने डायरी बंद की, लैंप धीमा किया और सोचा, कभी कभी न्याय तलवार से नहीं, दिमाग से होता है। और कभी कभी प्रकृति खुद सजा दे देती है, जैसे उस स्पेकल बैंड ने अपने मालिक को दी। और इस तरह जहरीली रात का वराज आखिरकार हमेशा के लिए सुलझ गया।